हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर सीरीज 2। एज आई सेड, चैलेंजर सीरीज में सारे के सारे तोड़म ताड़ी वाले सम्स रहने वाले, तोड़ फोड़ वाले, तो उसका क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, बट रिलेटिवली इसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट, इसलिए ऐसे टाइप के सम्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से चलिए चैलेंजर सीरीज 2 को हम लोग करते हैं। आप भी अपना एक्यूरेसी को देखना कि आप कितना कर पा रहे हो इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 1। An equity analyst is using the PE ratio to rank the component firms of a broad-based equity market index. Okay. P ratio to ले रहा है to rank the firms. The exhibit below is an excerpt from the information that the analyst gathered about the 35 companies included in the index. Okay. तो ये जो देके रखा हुआ है ना, ये एक एक्सर्प्ट है, एक समरी है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा, आपको क्या पूछा है क्वेश्चन देख लो। द एस्टिमेट फॉर द 10th परसेंटाइल फॉर द पी रेशियो इज क्लोजेस्ट टू। तो 10th परसेंटाइल पूछा हुआ है, तो 10th परसेंटाइल हम लोग कैसे करते हैं, 10% ब्रैकेट में n+1। राइट, अब 10% ब्रैकेट में n कितना है, तो एग्जाम के हड़बड़ी में 5 ले लोगे। ये एक समरी है, यहाँ पे ऊपर क्लियर कट देके रखा हुआ है। 35 कंपनीज लिया था, लेकिन उसने यहाँ पे आपको 5 कंपनीज का डिटेल देके रखा है और असेंडिंग ऑर्डर में बना के रखा हुआ है। परसेंटाइल में तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है ना। देखो हेडिंग देखो, पी डेटा प्रोवाइड इन द असेंडिंग ऑर्डर। राइट, समरी 5 का देके रखा हुआ, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कहीं ना कहीं ये 5 फिगर्स को यूज करके, ये 5 फिगर्स ही काम आने वाले। लेट्स सी, तो एन में 35 लेना है, 5 नहीं लेना है। तो 36 का 10% कितना, 3.6। 3.6 आइटम कैसे निकालते हैं, थर्ड आइटम, दैट इज 1 2 3। थर्ड आइटम कितना है, 1.10 प्लस फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम इंटू 0.6। फोर्थ आइटम कितना है, 1.47 माइनस थर्ड आइटम कितना है, 1.10 इंटू 0.6। याद आ रहा होगा परसेंटाइल निकालने। तो 1.47 माइनस 1.10 इंटू 0.6 प्लस 1.10, 1.32, 1.322। आंसर ए। राइट, तो n इज 35 एंड वो भी एकदम ऐसा डेसिमल में आ गया, एग्जैक्ट नहीं है। थर्ड आइटम नहीं आया, फोर्थ आइटम नहीं आया, 3.6 आ गया। तो शॉर्टकट इज थर्ड आइटम प्लस 4 - 3 इंटू 0.6। क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉपुलेशन हैज अ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, विद अ मीन म्यू एंड अ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, मीन का डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द लार्ज साइज। ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को ट्रिगर कर रहा है कि सर अगर हमने लार्ज सैंपल साइज लिया और मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पहला वाला सैंपल का मीन, दूसरा वाला सैंपल का मीन, तीसरा वाला सैंपल का मीन, मीन का डिस्ट्रीब्यूशन विल टेंड टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट ओवर एन। याद है, सिग्मा बाई रूट ओवर एन। और वो सारा का सारा एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार, मीन्स का भी मीन अगर निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू। तो पूरा का पूरा सीएलटी याद आना चाहिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। लेट्स सी, the sampling distribution of the sample mean computed from the sample of a large size from that population will have the same distribution as the population distribution. No, it will tend towards normal distribution. B, its mean approximately equal to the population mean. True. यहाँ पे लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार विल बी इक्वल टू म्यू। तीसरा क्या बोल रहा है, इट्स वेरिएंस, किसका वेरिएंस, एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार का वेरिएंस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द पॉपुलेशन वेरिएंस। गलत, अगर आप देखोगे तो एस एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा बाई रूट ओवर एन। ये फॉर्मूला हुआ करता है। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो कुछ नहीं, स्क्वायर कर दो। तो एस एक्स बार का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई रूट ओवर एन का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या बचा, सिग्मा स्क्वायर बाई एन। राइट, ये तो बोल रहा है पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर हो जाएगा, गलत बोल रहा है। इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम हॉल में अगर तुमको इसको याद नहीं आया सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। A sample mean is computed from a population with a variance of 2.45। पॉपुलेशन का वेरिएंस देके रखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर देके रखा हुआ है 2.45। The sample size is 40। The standard error of the sample mean is closest to standard error of the sample mean का फॉर्मूला is sigma by root over n। क्या आपने को सिग्मा देके रखा हुआ है, किसका सिग्मा है, ये पॉपुलेशन का। राइट, पॉपुलेशन का सर वेरिएंस देके रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं। पॉपुलेशन का वेरिएंस देके रखा हुआ है तो पॉपुलेशन का एसडी क्या होगा, जो भी वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट, 2.45 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ
स्क्वायर रूट ऑफ 2.45 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n 40, तो कितना आ रहा है? 0.247। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यार एस एक्स बार दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई रूट ओवर एन। क्वेश्चन में पॉपुलेशन का वेरिएंस देख रखा है, कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट करके पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएंगे, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। 0.247 बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोजेस्ट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तीन ऑप्शन में से सबसे क्लोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कौन है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अपने को फीचर्स पता होना चाहिए कि उसमें स्क्यूनेस 0 होता है, कर्टोसिस क्या होता है 3। सी के ऊपर लिख रहा हूं, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0, कर्टोसिस इज इक्वल टू 3। देखते हैं, अ डिस्ट्रीब्यूशन विद कर्टोसिस इक्वल टू 0 एंड स्क्यूनेस 3, उल्टा बोल दिया, ये तो नहीं है, कुछ अलग ही डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन है एक्सेस कर्टोसिस इक्वल टू 3। बाय द वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सेस कर्टोसिस कितना होता है? 0, राइट। तो ऑप्शन बी बोल रहे एक्सेस कर्टोसिस इक्वल टू 3 एंड स्क्यूनेस ऑफ 0। सेकंड वाला पार्ट सही है, स्क्यूनेस ऑफ 0, लेकिन पहला वाला एक्सेस कर्टोसिस इक्वल टू 3 बोल रहा है, ये भी नहीं। तीसरा, मीन नॉट लेस देन मीडियन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड स्क्यूनेस ऑफ 0। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शंस में से सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मीन नॉट लेस देन मीडियन, यार मीन मीडियन से कम नहीं है, मतलब क्या पता शायद बराबर हो, राइट। एंड स्क्यूनेस 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा क्लोज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। सी इंपॉर्टेंट। पहला वाला तो उल्टा बोल रहा है, ठीक। दूसरा वाला भी एक्सेस कर्टोसिस 3, जबकि नॉर्मल का एक्सेस कर्टोसिस कितना होता है? 0। तीसरा वाला मीन नॉट लेस देन मीडियम, मीन नॉट नॉट लेस देन मीडियन, तो कहीं ना कहीं लग रहा है हाँ यार मीन और मीडियन शायद मोटा मोटी बराबर है, एंड स्क्यूनेस भी 0 बोल रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। इनफैक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा स्क्यूनेस 0, कर्टोसिस 3, एक्सेस कर्टोसिस 0, तो एंड मीन इज इक्वल टू मीडियन। तो एक्सेस कर्टोसिस का क्या फॉर्मूला है? एक्सेस कर्टोसिस का फॉर्मूला इज कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन माइनस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्टोसिस, क्या? कर्टोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर्टोसिस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कर्टोसिस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 3 माइनस 3 कितना होगा? 0, इसलिए एक्सेस कर्टोसिस क्या है? 0। खैर याद आ रहा होगा अगस्त के कैंडिडेट्स को, तो फोका इट इज व्हाट? सी। Question number 5. In 2016, NL Loop Manufacturers reported a revenue of $4.5 million and a net loss of $3.5 million. Okay. 4.5 मिलियन का रेवेन्यू था एंड 3.5 मिलियन का लॉस हुआ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस वाज $2.2 million. How much the shareholders of the business could have saved by shutting down the business production in 2016? अगर 2016 में बिजनेस नहीं किया होता तो कितना हम लोग लॉस सेव कर पाते? तो अगर हम लोग 2016 में, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन लोग बिजनेस नहीं करते हैं, फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट को ताला मार के बैठते, तो कहने से फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ जाता कितना? $2.2 मिलियन। नहीं क्या? अगर मैं सोच लूं कि 2016 में मैं कुछ भी बिजनेस ना करूं, जो भी मेरा प्लांट वगैरह उसको मैं शट करता हूँ, फैक्ट्री को ताला मार के रखता हूँ 2016 में, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा, 2.2 मिलियन जाता। लेकिन सिंस मैंने 2016 में बिजनेस किया तो कितने का लॉस हो गया? 3.5 मिलियन। तो कह रहे हैं अगर बिजनेस नहीं करते तो कितना बच जाते हैं? तो ऐसे सोचो ना, बिजनेस किया तो 3.5 मिलियन गया, बिजनेस नहीं करते तो 2.2 मिलियन जाता। तो कितना हम बचा लेते अगर हम बिजनेस नहीं करते? तो 3.5 माइनस 2.2, 1.3 मिलियन का सेविंग्स होता था, नहीं? क्वेश्चन नंबर 6. When a firm's total revenue is equal to total cost and the marginal revenue greater than marginal cost, the firm, ये केस में फर्म को और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना चाहिए, एंड तब तक करना चाहिए जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट में हम नहीं आ जाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे इमेजिन करो, एक परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम। ये है सपोज प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ये है सपोज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, और यहां से मार्जिनल कॉस्ट निकल रहा है। ये पॉइंट पे भी तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है, देखो ना, ये पॉइंट में भी तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, बट ये पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, तो यहाँ पे थोड़ी रुकना चाहिए। अब क्या करेगा?
ये जो फर्म है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए और प्रोडक्शन 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 करेगा, एंड जैसे ये पॉइंट में आ जाएगा, आगे सॉरी ये पॉइंट बोल रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, ये पॉइंट पे जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट पे वो रुकेगा। इसी को कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव, जहां पे योर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एंड इससे अगर ज्यादा बना रहे हो ना, तो वो केस में क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इज एक्सीडिंग द मार्जिनल रेवेन्यू, तो नुकसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ है, तो क्या फर्म को रुक जाना चाहिए? नहीं सर, फर्म को और प्रोड्यूस करना चाहिए तब तक जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, the firm is at a maximum profit level, नहीं, is operating at an upper break even point, नहीं, lower break even point कहते हैं इसको, should increase quantity to generate profits, C important। Question number 7, a price weighted index has an initial value of 45, initial value 45 था index का, the price of the constituent securities before a 2-for-1 stock split, 2-for-1 हर एक के बदले दो शेयर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, ऑफ सिक्योरिटी बी आर गिवन इन एग्जिबिट 1, तो स्टॉक स्प्लिट होने से पहले ये प्राइसेस दिए हुए हैं। To ensure that the value of the index does not change after the split, the new divisor will be closest to, तो ये अपन सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस में करते हैं कि यहीं पे टोटल करते, चलो ना ये सब का टोटल करो तो 65.12 प्लस 84 प्लस 8.50 प्लस 11.99, तो 169.61, 169.61 को रिप्रेजेंट करने के लिए शुरू में क्या इंडेक्स वैल्यू था, 45, क्वेश्चन ने देके रखा हुआ है। तो सर 169.61 को अगर मेरे को 45 से रिप्रेजेंट करना है, तो बोलो ना 169.61 को क्या चीज से मैं डिवाइड करूंगा जिससे कि 45 आएगा, तो कहने से 169.61 डिवाइड बाय 45, तो शुरू में आपका डिवाइजर कितना था 3.769, जोश जोश में आके ऑप्शन नंबर सी टिक मत कर देना, तो शुरू में डिवाइजर कितना था 3.769। अब आफ्टर स्प्लिट, आफ्टर स्प्लिट तो बाकी सब के प्राइसेस सेम ही थे, ए का था 65.12, बी में स्टॉक स्प्लिट हुआ था, हर दो शेयर्स के बदले 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट, हर एक के बदले दो दिया है। आपके पास 10,000 शेयर्स है, कंपनी 1:1 का बोनस अनाउंस किया, तो 10,000 है तो आपको 20,000 मिल जाएंगे, तो आपको ये पता है मार्केट में एक्सचेंज क्या करता था, उसका प्राइस क्या करता था, हाफ कर देता है, यस और नो, तो 84 का बन जाएगा 42। आई होप आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों। जस्ट इमेजिन करो आपके पास 100 शेयर्स थे, प्राइस मार्केट प्राइस था 10, तो आपका वेल्थ कितना था 1,000। अब कंपनी बोल रहा है कि यार हर एक शेयर के बदले में दो शेयर देंगे, तो 100 के बदले में कितना हो जाएगा 200, लेकिन आपका वेल्थ सेम रहना चाहिए 1,000, तो यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाफ, वही हो रहा है। तो बी में स्टॉक स्प्लिट हुआ, 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट, हर एक के बदले में दो, तो प्राइस क्या हो जाएगा, सीधे सीधा हाफ 42 हो गया। कहने का मतलब ये आपका वेल्थ कुछ चेंज नहीं हुआ है, वेल्थ उतना ही था, इट इज जस्ट दैट क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स बढ़ गए। सी का प्राइस सेम 8.50, डी का प्राइस 11.99। अब इसका अगर आप टोटल करोगे तो कितना हो रहा है, 65.12 प्लस 42 प्लस 8.5 प्लस 11.99, 127.61। अगर आप इसको डिवाइड करोगे सेम डिवाइजर से ना 3.769, तो यहाँ पे वैल्यू 45 से भी कम आएगा, एंड आपको लगेगा यार इंडेक्स गिर गया, इंडेक्स गिर गया, यार इंडेक्स गिरा नहीं है भाई, इट इज जस्ट दैट एक कंपनी ने क्या कर दिया, स्टॉक स्प्लिट करके रखा हुआ है, ओवरऑल वेल्थ रिमेन्स द सेम। तो मेरे को इंश्योर करना है कि यार यहाँ पे ना 45 ही आए, तो यहाँ पे डिवाइजर को एडजस्ट करना है। आई वॉन्ट यूर टू बी 45, जिससे कि देखने वाले को लगे कि यार पहले भी 45 था, बाद में भी इंडेक्स 45 है, तो यहाँ पे कुछ इंडेक्स में नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या डिवाइजर होना चाहिए, तो कुछ नहीं, 127.61 डिवाइड बाय 45 करोगे 2.835 या 2.836, बी एकदम इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको डिवाइड करो 127.61 डिवाइड बाय पहले वाला डिवाइजर 3.769,
तो आपको आएगा 33.85 और देखने वाले को लगेगा कि यार शुरू में ना बाजार निफ्टी 45 में था एंड बाद में 33.85 हो गया, देखना यार निफ्टी गिर गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इट इज जस्ट दैट एक कंपनी का शेयर्स में क्या हुआ है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो एक्सचेंज ने प्राइस हाफ कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, ओवरऑल वेल्थ रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ मार्केट फॉरवर्ड डेरिवेटिव्स में करते हैं। इट इज लाइक फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एस इंटू वन प्लस आर टू द पावर टी। से फॉर एग्जाम्पल वो आया 100, तो आइडियली 100 पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन 100 को छोड़ के कोई अलग प्राइस पे हो रहा है, 101 पे हो रहा है, इसको कहते हैं ऑफ मार्केट, राइट। जो होना चाहिए था उससे भी हटके प्राइस पे हो रहा है। अगर ऐसा है, इसका मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का शुरू में ही वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो। ऑफ मार्केट फॉरवर्ड इज अ फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दैट स्टार्ट्स विद अ नॉन जीरो वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, Steve Hammond is the CEO of a US based company in the oil exploration business. Hammond is concerned with falling oil prices in the near future. Okay. Specifically, he wants to hedge the risk of the company's oil production of 1 million liters expected in 234 days from now. He wants to ensure near perfect hedging with minimal investment. क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यार ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, तो उसको ऑयल प्राइस गिरने का डर लग रहा है, उसको हेज करने के लिए या तो ऑयल पे फ्यूचर्स सेल कर दे, या तो ऑयल पे फॉरवर्ड सेल कर दे, या तो ऑयल पे पुट ऑप्शन बाई कर ले, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, वो चाह रहा है कि 234 डेज का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले। देखो, स्पेसिफिकली ही वांट्स टू हेज द रिस्क ऑफ द कंपनीज ऑयल प्रोडक्शन ऑफ 1 million liters एक्सपेक्टेड इन 234 डेज फ्रॉम नाउ। तो 234 से अटपटा फिगर है ना, तो अटपटा फिगर ऐसा कस्टमाइजेशन तो फॉरवर्ड ही दे सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर व्हाट, एक्सचेंज ट्रेडेड, वहां पे लॉट साइज फिक्स्ड होता है, डेज एक्सपायरी के पहले से डिफाइंड रहते हैं। लेकिन ये सीईओ को चाहिए कि 234 डेज का मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी तो फॉरवर्ड ही दे सकता है। एंड सेकेंडली, फॉरवर्ड में एंटर करने के लिए कोई शुरू में आपको पैसा ही नहीं देना पड़ता है। फ्यूचर्स के केस में यू हैव द मार्जिन, आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है। ऑप्शन के केस में ऑब्वियसली आपको ऑप्शन का प्रीमियम देना पड़ेगा अगर आप पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड सेल कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, प्लस फॉरवर्ड गिव्स यू द व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेस्ट आंसर क्या है, फॉरवर्ड। एक 234 डेज फ्रॉम नाउ, एंड सेकंड उसका रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमल इन्वेस्टमेंट। सी, इंपॉर्टेंट। कोई अगर 234 डेज को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करके पड़ेगा ना, तो वो ऑप्शन टिक करेगा, ये सोचते हुए यार ऑप्शन में भी सिर्फ प्रीमियम ही जा रहा है चलना, लेकिन वो ये भूल जाएगा कि यार 234 डेज का परफेक्ट ऑप्शन एक्सपायरी थोड़ी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, a 7% annual coupon bond is trading at a price of 105.67 and has a 3 years to maturity। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, प्राइस देके रखा हुआ है, 3 साल का मेच्योरिटी है। A 5.5% annual payment 3 year treasury note is trading at a price of falana falana। A 5 year 7% annual coupon treasury note is trading at a price of 109.77। Given the above information, the G spread, गवर्नमेंट का स्प्रेड अपने को निकालना है, तो फॉर्मूला इज वाईटीएम ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड माइनस वाईटीएम ऑफ द ट्रेजरी बॉन्ड या ट्रेजरी नोट। कौन सा वाला वाईटीएम सर, तो इसमें ना दो ट्रेजरी नोट देके रखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। अपने को 3 साल वाला लेना है, क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो भी 3 साल वाला है। तो पहले तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का वाईटीएम निकालेंगे, माइनस 3 साल वाला ट्रेजरी नोट का हम लोग वाईटीएम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वही आपका जी स्प्रेड रहेगा। तो ये जो 5 ईयर वाला है ना, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। चलो निकालते हैं। YTM of the corporate bond 105.67 plus minus PV 100 FV 7 PMT 3 N CPT I by Y, कितना आ रहा है ये 4.92% माइनस ट्रेजरी का करना है 100 को तो एफ में पुट किया हुआ है 5.5 वो मैं डाल दूंगा पीएमटी में 3 को एन ऑलरेडी फीडेड है। प्राइस कितना है ट्रेजरी नोट का 107.89 प्लस माइनस पीवी सीपीटी आई बाई वाई कितना आ रहा है 2.73%। ये तो है आपका जी स्प्रेड 4.92 माइनस 2.73 कितना है 2.19%। सी इज द आंसर। ठीक है।
चलो A, B, C। परफेक्ट। चलो यहाँ पे चैलेंजेस सीरीज 2 को मैं वाइंड अप करता हूँ। तो लोग सर एथिक्स एंड ऑल दैट कह रहे हैं, तो यार देखो एथिक्स में ना आप करिकुलम के क्वेश्चन सॉल्व करो अभी एंड उसके आंसर्स रीड करो, तो आपको बहुत हेल्प होगा टुवर्ड्स द एंड, रिटेन भी रहेगा। ठीक है। एंड कुछ लोग सर क्वांट्स का कह रहे हैं, ठीक है मैं कुछ क्वांट्स के क्वेश्चंस को और एड अप कर देता हूँ रिग्रेशन हाइपोथेसिस के, राइट। एंड ऐसे ही चैलेंजेस सीरीज करेंगे, 10 10 12 क्वेश्चंस करेंगे एकदम तोड़ो फोड़ो वाले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।